वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटेंसी में पढ़ेंगे उसकी विशेषताएं, कुछ लाभ और हानियां, सीमाएं। और इससे पहले हम लोग बुक कीपिंग पढ़ चुके हैं। उससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अकाउंटेंसी क्या है। तो आपको बताए थे कि बुक कीपिंग कहाँ है। तो बुक कीपिंग है किताबों को जैसे संभाल के रखा जैसा अलग अलग तरह से, उसी तरह से लेखों को अलग अलग तरह से सजा के नियमित रूप से स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं। आइए आज हम लोग समझेंगे कि अकाउंटेंसी मतलब लेखांकन की विशेषताएं क्या है, अकाउंटिंग की विशेषताएं क्या है। तो कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले विशेषता हम लोग जानते हैं, फीचर्स जानते हैं कि लेन देन का अभिलेख। लेन देन का अभिलेख का मतलब है, लेन देन को सीधा सीधे इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांजेक्शन, है ना। रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को लिखने का विधि होता है किसके पास? लेखांकन, अकाउंटिंग के पास क्या होता है? ट्रांजैक्शन लिखने का तरीका होता है। इसीलिए कहता है लेन देन का अभिलेख, सारा लेन देन को क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। दूसरा होगा लेन देन का माप, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। जितने भी ट्रांजैक्शन होगा उसको मेजर किया जाएगा कि कितना रुपया हुआ, 500 रुपया खर्च हुआ, 500 रुपया का सामान खरीदा, उसको पैसे में मेजरमेंट किया जाएगा। मौद्रिक होगा, मनी में मेजरमेंट किया जाएगा। कहा कौन चीज में मेजरमेंट किया जाएगा? मनी में। किस में किया जाएगा? मनी में, मॉनेटरी जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है लेन देन का वर्गीकरण किया जाएगा। इन लेन देनों को अलग अलग में वर्गीकरण किया जाएगा कि इसमें से प्रॉफिट वाला कितना है, लॉस वाला कितना है, खर्च वाला कितना है, इनकम वाला कितना है। या तो अलग अलग अकाउंट होता है, इसमें दो तरह का अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। तो उसमें क्या करना है? बांटना है। एसेट्स कौन सा है, लाइबिलिटीज कौन सा है, इसको बांटने का है। आने वाले क्लासेस में इसको हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफाइड करना है। उसके बाद है लेन देन का संक्षिप्त क्रम, समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन को अलग अलग समराइज करेंगे। जैसे ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसको अलग अलग जगह पे भेजते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा अलग, पीएल अकाउंट बनेगा अलग, और साथ साथ बैलेंस शीट जानते हैं अलग अलग, तो उसको समराइजेशन करेंगे। उसके बाद है लेन देन का विश्लेषण। विश्लेषण करेंगे कि पहले से ज्यादा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, कितना का सामान बेचे, कितना का प्रॉफिट आया, 10% प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ, कितना एम्प्लॉय को पैसा देना होता है। तो सारा का क्या कर लेंगे? एनालिसिस कर लेंगे, विश्लेषण कर लेंगे। वित्तीय सूचनाओं का संप्रेषण, सूचनाएं जो भी आएगी, मान लो प्रॉफिट 50% आ गया, 500 रुपया प्रॉफिट आया कोई कंपनी में, या 5 करोड़ रुपया प्रॉफिट आ गया, तो ये बताना भी पड़ेगा। टैक्स देना है सरकार को, तो उसको क्या करना? कम्युनिकेशन करना, लोगों को भी पता चलेगा नहीं कंपनी में घाटा हो रहा है। कैसे? एम्प्लॉय भी जान जाता है और उसका जो ऑफिसर है, मालिक है, वो भी जान जाता है कि कंपनी में कितना प्रॉफिट और घाटा हो रहा है। किस लिए? इंफॉर्मेशन से, कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये मोटा मोटी था लेखांकन की विशेषताएं, सुपर विशेषताएं। अब आइए नजर डालते हैं लेखांकन के लाभ। इससे पहले आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे, शेयर करें और लाइक जरूर करें। कोई समस्या हो तो कमेंट करें। देखिए लेखांकन के लाभ, लाभ क्या है मतलब इसके फीचर्स क्या है। फीचर्स के चर्चा कर चुके हैं कि इससे प्रॉफिट क्या होगा हम लोग का। तो लाभ है स्मरण शक्ति की अभाव की पूर्ति। हम लोग सारा चीज याद नहीं रख सकते हैं, है ना। तो उसको क्या करेंगे? लिख के रख लेंगे। कहता है ना कि याद नहीं रहता तो लिख ले बेटा, लिख लेवे तो कहता है लिखतन के आगे बकतन क्या, है ना। तो लिख लेंगे तो बकने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है। कहावत है ऐसा, लिखतन के आगे बकतन क्या है, तो लिख लेते हैं तो बकने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, हमको हमेशा याद रहेगा। दूसरा नंबर है व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं का ज्ञान। जितना भी व्यवसाय से रिलेटेड सूचनाएं हैं सबका ज्ञान हो जाएगा, टोटल का पता भी चल जाएगा। तीसरा है व्यापार का उचित मूल्यांकन। व्यापार का उचित मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि हाँ प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। न्यायालय में साक्ष्य, अगर मान लीजिए किसी तरह का कोई केस मुकदमा हो गया, लाना पाना हो गया, तो कोर्ट जाए करेंगे। कोर्ट जाएंगे तो कैसे होगा? तो कोर्ट में किसी का तो सबूत चाहिए ना, तो सबूत के रूप में काम कर जाएगा मेरा लिखा हुआ जो है। क्या बात है? अरे भैया ऐसे भी न्यायालय में लिखा हुआ सबूत मांगता है ना, तो लिखा हुआ सबूत मिल जाएगा। कर निर्धारण में सहायक, टैक्स लेने में सहायक हो जाएगा। टैक्स कितना लगना चाहिए और कितना नहीं लगना चाहिए, प्रॉफिट पता चल जाएगा। प्रॉफिट में 10% टैक्स लगता है तो 10% दे दिया जाएगा। उसके बाद है ऋण। ऋण को क्या बोलते हैं इंग्लिश से? लोन। क्या बोलते हैं? लोन। सबसे ज्यादा चलता है लोन लीजिए। तो ऋण प्राप्त करने में सहायक, तो लोन भी मिल जाएगा आसानी से, पता चल जाएगा उसका पास सब चीज लिखा हुआ है, उससे देखेगा, कंपनी का एनालिसिस कर लिया जाएगा कि हाँ इसको 5 करोड़ का लोन दिया जा सकता है, बैंक अपने देगी। तुलनात्मक अध्ययन, हम लोग क्या कर सकते हैं? एक साल का दूसरे साल से अध्ययन कर सकते हैं। मेरा कंपनी से तुम्हारा कंपनी का अध्ययन हो से क्या कर सकते हैं? कंपेयर, तुलनात्मक को क्या बोलते हैं? कंपैरिजन करना। एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? उसके बाद है प्रबंध तथा नियंत्रण में सहायक, कि किस प्रकार कंपनी को चलाया जाना है, कंपनी में कौन कौन सी या व्यवसाय में या बिजनेस में क्या क्या नया चीज लाना है, क्या क्या बदलना है, इस सब का भी निर्धारण किया जा सकता है। किससे? लेखांकन से। तो ये मोटा मोटी क्या था लेखांकन के
लाभ। एक बार तो लाइक बनता है, इतना मेहनत कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं कि इसकी हानि क्या है, सीमाएं क्या है। देखिए हानि और सीमा में अंतर होता है। सीमाएं का मतलब होता है कि कहीं जाके आपको रोक लेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग सीमा, है ना। बाउंड्री, भारत और पाकिस्तान का बाउंड्री है ना, तो वहां बाउंड्री में आपको रोक लेगा कि ये है सीमा। सीमा का मतलब है आपको उस पार जाने नहीं देगा, तो एक तरह से घाटा ही होता है, इसीलिए इसको कभी कभी हानि भी पढ़ लिया जाता है। तो सिर्फ मौद्रिक तथ्यों का लेखा करता है। किसका तथ्य करेगा? मौद्रिक, जो पैसा से लेन देन हुआ है सिर्फ उसी का रिकॉर्ड करेगा, ना कि इसका रिकॉर्ड करेगा कि बिजनेस में एम्प्लॉय काम कम कर रहा है, 8 घंटा की जगह अब 7 घंटा काम करने लगा है, काम चोरी कर रहा है, इसका अध्ययन वो नहीं करेगा। उसका अध्ययन करने के लिए अलग से स्टडी करना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेस स्टडीज, उसके बारे में जानना पड़ेगा। चलिए सिर्फ मौद्रिक तथ्यों का लेखा क्या जाता है, मतलब जितना भी पैसा से रिलेटेड है सिर्फ उसी का लेखा होगा। भूतकालीन लागत पर आधारित होती है, मतलब जो भी पैसा पहले खर्च हुआ है उसी का लेखांकन अभी होता है, अभी वाला को बाद में नहीं लिख सकता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत निर्णय का अभाव। इसमें एक व्यक्ति कभी निर्णय नहीं ले पाता है। बिजनेस बहुत बड़ा होता है और बहुत ज्यादा हिसाब होता है। जब आप भी करने लगेंगे तो पता चलेगा कि एक कॉपी भर जाएगा, तो इतना हम लोग हिसाब कर एक करने का मतलब एक कॉपी एक लेसन में नहीं भर जाएगा सर, बहुत सारे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बहुत लिखना पड़ता है। तो व्यक्तिगत निर्णय का अभाव हो जाता है। लेखांकन विवरण पूर्णतः सत्य नहीं, ये बात सही है, पूर्णतः सत्य नहीं है। मान लीजिए आपको हम काम पे रखे हैं, मेरा ही इंस्टीट्यूशन में आप काम करते हैं, खर्चा करने के लिए दिए 500 रुपये आपको, आप खर्चा किए 200 और लिख दिए 300, तो हो गया ना भाई, 100 चुरा लिए कि नहीं आप। लेकिन चोरी नहीं होता है, लेकिन किया जा सकता है, आसान भी, उतना मुश्किल भी नहीं है। उतना पढ़ लीजिए कि चुरा लीजिए, कहता है ना कि सबसे बड़का कलम वाला चोर होता है, कलम का मारा हुआ सबसे बड़ा है। तो थोड़ा बहुत चोरी किया हुआ आदमी तो पकड़ा जाता है, तकनीक पीट भी देते हैं, पॉकेट मारा। और जो कलम से चुराता है, तो कलम से चुराता है वो अकाउंटेंट वाला लोग, ऑडिटर वाला लोग बहुत पैसा चुराता है, पता चलेगा ना, बहुत लाखों करोड़ों एक बार में गबन हो जाता है। चलिए लेखांकन सिद्धांत के प्रतिफलन में अंतर। लेखांकन का सिद्धांत जो है ना अलग अलग है। एक कोई अकाउंट्स बनाएंगे तो उसका सिद्धांत अलग होगा, कोई अकाउंट बनाएंगे, जैसे स्टेटमेंट और अकाउंट का सिद्धांत अलग अलग हो जाता है। तो बहुत सारा अलग अलग सिद्धांत है जो आने वाले टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए वो तो अंतर होता है। चलिए सीमित अवधि का चित्रण, इसमें एक लिमिटेड टाइम का स्टडी किया जाता है, 1 साल, 6 महीना या 1 महीना। ऐसे अकाउंटेंसी 6 महीना या साल भर में बनाया ही जाता है, इससे ज्यादा टाइम में आदमी बनाता ही नहीं है। बनाता है साल भर, लेकिन फाइनल अकाउंट 6 महीना या साल भर में बनाता है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, तो 6 महीना में बताएगा या तो साल भर में, तो लिमिट टाइम है। और कहता है व्याख्यात्मक, जितना भी लिखा रहता है टोटल व्याख्या क्या रहेगा कि मुकेश से कितना उधार मिला, सुनील को कितना उधार दिए, अमर से कितना का सामान खरीदे, अकबर को कितना का सामान बेचे, ये टोटल। वास्तविक मूल्य ना बता पाना, कई बार ऐसा होता है कि वास्तविक मूल्य नहीं बता पाता है। जैसे कि मान लीजिए मशीन खरीदे थे हम, 10 लाख में मशीन खरीदे थे 2 साल पहले, 2 साल पहले, अभी उस मशीन का कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो उसमें बहुत हचपच परेशानी हो जाती है, तो इसीलिए इसको कहता है वास्तविक मूल्य में ना बता पाना। उसके लिए आपको पढ़ाएंगे डेप्रिसिएशन, एक चैप्टर है आपके पास, बहुत अच्छा चैप्टर है डेप्रिसिएशन, लेकिन अभी आने वाला क्लास में, आप फिलहाल जुड़े रहिए। देखिए अब एक और छोटा सा चीज बच गया था, लेसन 1 लगभग लगभग आज कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट डे 2 में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या ब्रांचेस है, शाखाएं कितनी है, तो एक पेड़ है अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी में 3 शाखा, कितनी शाखा, 3 शाखा। एक का नाम होगा वित्तीय लेखांकन, दूसरा का होगा लागत लेखांकन, तीसरा का होगा प्रबंध लेखांकन। एक अकाउंटिंग ट्री होगा, पेड़ होगा, पेड़ में क्या होगा, एक अकाउंटिंग का क्या होगा, ट्री होगा, इसमें क्या शाखा होगा, एक शाखा, 2 शाखा और एक शाखा इधर बना लो, 3 शाखा। इसको फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट और मैनेजमेंट अकाउंट, एफसीएम भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फाइनेंशियल अकाउंट में हम लोग फिलहाल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 में, तो टोटल फाइनेंशियल अकाउंट है, टोटल क्या है, वित्तीय लेखांकन है। कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, ये थोड़ा लिमिटेड है, फाइनेंशियल अकाउंट एकदम एक्सपेंडेड है, बहुत है, इतना है कि खत्म ही नहीं होगा। कॉस्ट अकाउंट इतना सा है, ये खत्म हो जाएगा। कॉस्ट अकाउंट छोटा है, आप लोग को शायद ग्रेजुएशन में ये पढ़ने के लिए मिलेगा, बीए बीकॉम में पढ़ने को मिलेगा, बीए कहाँ से भाई, बीकॉम पढ़ रहे हैं। और प्रबंध लेखांकन थोड़ा थोड़ा हम लोग को पढ़ने को मिलेगा बीच बीच में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़ा थोड़ा करके 12th में थोड़ा सा है, उसके बाद जब आप लोग ग्रेजुएशन बीकॉम करने लगेगा तब इस सबको खोल खोल के आराम से पढ़िएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।